इस वीडियो के थ्रू मैं कंपनी लॉ को इंट्रोड्यूस करूंगी। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में इतिहास। कंपनी लॉ इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया में सबसे पहला लेजिस्लेशन जो है कंपनीज के रिलेटेड वो है जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850। ये आया था इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844 के आधार पे। ये फर्स्ट लेजिस्लेशन है जिसके तहत हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट किए थे जॉइंट स्टॉक कंपनीज का। और ये एक्ट जो है ये रिकॉग्नाइज कर कंपनीज को एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना शुरू की थी। उसके बाद 1857 कंपनीज एक्ट 1857 के तहत हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी को इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद 1957 से लेकर 1913 तक बहुत सारे मेजर माइनर अमेंडमेंट्स हुए हैं कंपनीज एक्ट का। फिर 1913 में एक एफर्ट लिया गया था कि सारे अमेंडमेंट्स जितने हुए हैं 1957 से या 50 से उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए एक कंसोलिडेटेड लेजिस्लेशन को लाया जाए। ये जो 1913 एक्ट जो है वो इंग्लिश कंपनीज कंसोलिडेशन एक्ट 1908 के आधार पे बनाया गया था। इसमें इंग्लिश एक्ट्स को भी हम लोग स्टडी किए थे, हम लोग इनकॉर्पोरेट किए हैं। इंग्लिश कोर्ट्स के डिसीशंस को भी इनकॉर्पोरेट किए थे। और इंडियन कोर्ट्स के डिसीशंस जो इंग्लिश कोर्ट्स के डिसीशंस को या इंग्लिश कंपनी लॉ को जो क्लोजली फॉलो किया है उनको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट किए थे। उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस आने के बाद 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी को अपॉइंट किया गया था चेयरमैनशिप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एस.सी. बाबा। और उनको बोला गया था कि पूरा इंडियन कंपनीज एक्ट को रिवाइज करके एक नया एक्ट बनाए जो जितने 1913 से लेके जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए एक कंसोलिडेटेड लेजिस्लेशन लाने के लिए इनको बोला गया था। इनके रिकमेंडेशन के आधार पे इंडिया में कंपनीज एक्ट इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 को डेवलप किया गया था। इसमें जो मेजर चेंजेस जो हैं इंडियन कंपनीज एक्ट में वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द concepts such as promotion and formation of companies, capital structure of companies, company meetings and procedures, presentation of company accounts, audit और उनके powers and functions of the auditors, inspection and investigation of the affairs of the company, constitution of the board of directors and powers and duties of the directors, managing directors and managers, administration of the company law। ऐसे फ्रॉम फॉर्मेशन टू द वाइंडिंग अप कि जितने सारे चीज़ें हैं कंपनी से रिलेटेड वो सारों को इनकॉर्पोरेट करते हुए इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 को लाया गया था। ये चलता रहा, बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी लाए गए थे इन बिटवीन इसमें कंपनीज एक्ट में। फिर 2013 में फिर से एक अटेम्प्ट लाया गया था कि ये जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं या डेवलपमेंट्स हुए हैं 1956 से लेके 2013 तक उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए इसके जगह पे कंपनीज एक्ट 1956 के जगह पे एक नया कंपनीज एक्ट लाया जाए। तो उसी का रिजल्ट है कंपनीज एक्ट 2013। इसमें यह भी देखा गया है कि वर्ल्ड के जितने बेस्ट प्रैक्टिसेस है कंपनी लॉ के अंदर उन सबको भी इनकॉर्पोरेट करें। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके हिसाब से ये कंपनीज के ऊपर ये मैंडेट किया गया था कि पिछले 3 साल में जितने भी एवरेज प्रॉफिट है उस कंपनी का उसमें से 2% जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ईयर मार्क करें, ताकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड ही ना रहें, सोशल डेवलपमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने शोल्डर्स में लें। क्लास एक्शन सूट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिक्स्ड टर्म फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था। फिर बाद में इनसाइडर ट्रेडिंग को डील करने के लिए कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी। उसके बाद जो है पब्लिक कंपनीज के शेयर होल्डर्स को राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर और राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल को एक्सटेंड किया था। ये पहले ये जो राइट्स थे ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के शेयर होल्डर्स को ही अवेलेबल था। तो आज जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये पब्लिक कंपनीज के शेयर होल्डर्स को भी अवेलेबल होंगे।
और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स किया गया था, और 2013 के बाद भी ये कंपनीज एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए। उसके बाद आते हैं मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी। लिटरल मीनिंग देखेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कंपनी का मतलब ये है कि कुछ लोग मिल के साथ साथ काम करें एक कॉमन चीज़ के लिए या एक कॉमन विषय को अचीव करने के लिए। इकोनॉमिक पैरेलेंस में इन जनरल जो लोग समझते हैं कंपनी के बारे में वो है कि एक एक ग्रुप ऑफ पीपल एक एसोसिएशन फॉर्म करके एक आर्थिक विषय के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल टू कैरी ऑन ए बिजनेस फॉर गेन और प्रॉफिट, जब मिल के काम करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, उसको भी कंपनी बोलते हैं। इंडिया में ऐसे एसोसिएशंस दो तरीके के होते हैं, एक होती है पार्टनरशिप, एक होती है कंपनी। पार्टनरशिप में जो है कुछ लोग मिलके कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करके मिलके बिजनेस करना। तो ये जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर गवर्न होती हैं। एक छोटा सा स्मॉल बॉडी ऑफ पर्सन्स होते हैं, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होती है दोनों सबके बीच में, और उसके बाद जो है ये लॉ ऑफ एजेंसी के आधार पे होती हैं। तो एक पार्टनर जो है बाकी पार्टनर्स का एजेंट बने काम करता है। अब कंपनी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, लार्ज होती है और फ्लक्चुएटिंग मेंबरशिप होती है, मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा रहती है। कंपनी का अलग डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी होती है, उसके डिस्टिंक्ट राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं। और ये कंपनीज एक्ट 2013 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंट्रोड्यूस किया है कि वो है कि कंपनी का जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मीनिंग है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक विषय के बारे में ही बात करती है, उसको अरेज करके एक नया अंडरस्टैंडिंग लाया है कि एक कंपनी जो है एक नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, रिलीजियन, चैरिटी, ऐसे एक नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी एक कंपनी को रजिस्टर किया जा सकता है। अब आते हैं लीगल डेफिनेशन क्या है कंपनी का। लीगल डेफिनेशन ये है कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये बताया गया है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या कोई भी पुराने कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर किया गया है या इनकॉर्पोरेट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसी को इस कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी बोला जा सकता है। मतलब यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं हुए हैं उसको हम लोग कंपनी के डेफिनेशन के अंदर नहीं लाएंगे, वो लोग कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी है ही नहीं। एक बार जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाती हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, मतलब उसका एक अलग लीगल पर्सनालिटी आ जाती हैं, उसके अलग राइट्स आ जाते हैं, उसके अलग ड्यूटी आ जाती हैं, वो अपने मेंबर्स से अलग हो जाती है, अलग पर्सन बन जाती है। पर एक बार एक कंपनी रजिस्टर हो गई कंपनीज एक्ट के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका गवर्नेंस, उसका रेगुलेशन सब कुछ उसी लॉ के अंदर होती है। ये एक कंपनीज एक्ट के अंदर जो लीगल डेफिनेशन दिया हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया या रजिस्टर हो गया कंपनी लॉ के अंदर, मतलब उसके बाद जो है वो एक अलग व्यक्ति बन जाती है, उसके मेंबर्स से वो अलग हो जाती है, उसका एक अलग स्टेटस होगा लॉ में, उसके अलग राइट्स होंगे, उसके अलग ड्यूटीज होंगे। तो यही एक डिस्टिंक्शन है कि एक बार कंपनी रजिस्टर होने के बाद उसके मेंबर्स से वो एकदम अलग व्यक्ति बन जाती है। शेयर होल्डर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ही इज होल्डिंग। और शेयर होल्डर को कंपनी के कोई भी एसेट के ऊपर कोई भी हक नहीं रहेगा। जब वाइंडिंग अप होगा, शेयर होल्डर का एक लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड राइट होगा, वो है कि आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल द लायबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी के जितने लायबिलिटी हिस्से हैं उन सबको डिस्चार्ज होने के बाद जो अवेलेबल सरप्लस असेट होगा उससे जितना इसका शेयर का वैल्यू है उतना पैसा मिलेगा। उसके अलावा वो कंपनी के एसेट्स के ऊपर कोई हक जता नहीं सकता है। कंपनी का एसेट अलग है, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जो है वो लिमिटेड है शेयर अपने वैल्यू तक ही।
ठीक है। अब आते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी। एक और फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का, वो है कंपनी के प्रॉपर्टी एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, उससे उसका मेंबर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें सबसे फेमस केस है सॉलमन वर्सेस सॉलमन एंड कंपनी लिमिटेड। सॉलमन जो है एक लेदर मर्चेंट है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने बिजनेस को एक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया सॉलमन एंड कंपनी लिमिटेड को। उसके मेंबर्स कौन कौन हैं, वो खुद है, उसकी वाइफ है, उसके 5 बच्चे हैं। कंपनी ने सॉलमन से बिजनेस को परचेज किया। सॉलमन मैनेजिंग डायरेक्टर बना कंपनी का, शेयर होल्डर भी है, डिवेंचर होल्डर भी। विद इन 1 ईयर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन कंपनी जो है डिफिकल्टीज में आ गया था, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स कमेंस हो गए थे। कंपनी के एसेट्स जो हैं वो जब कैलकुलेट किए थे तो सिर्फ और सिर्फ सॉलमन के डिवेंचर्स को डिस्चार्ज करने के लिए कंपनी के एसेट्स सफिशिएंट थे, और बाकी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटार्स है उनको कुछ नहीं पैसा बच रहा था। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटार्स आर्ग्यू किए हैं कि सॉलमन ही कंपनी है, कंपनी ही सॉलमन है, कंपनी सॉलमन के एजेंट के हिसाब से काम कर रही है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सॉलमन के अगेंस्ट में जजमेंट देते हुए बताया है कि कंपनी को वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, 7 लोग हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बिजनेस जो है कंपनी बिलोंग करती है नॉट टू दी सॉलमन। सॉलमन सिर्फ और सिर्फ इसका एजेंट है। कंपनी कभी भी सॉलमन का एजेंट नहीं बन सकती है। अगर कंपनी को सॉलमन एजेंट के हिसाब से देख रहा है तो वो गलत है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, उसका प्रॉपर्टी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है। कंपनी को सॉलमन के हिसाब से नहीं रेगुलेट कर सकते हैं, रन नहीं कर सकते हैं। कंपनी कैन स्यू, कंपनी कैन बी स्यूड, ये एक और फीचर है कंपनी का। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है या लीगल पर्सन है, मैंने बताया था। तो कंपनी जो है जब इश्यू आ जाते हैं, उसको कोई लॉस आती है तो वो किसी के ऊपर केस भी डाल सकती है, और कंपनी अगर किसी को लॉस करती है तो वो कंपनी के ऊपर भी केस डाल सकता है। तो ऑल द सूट्स विल बी फाइल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। ये राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिवेंद्र नाथ मुखर्जी वाला केस में ये बताया गया था कि कंपनी जो है जब भी कोई रॉन्ग हो जाती है कंपनी के साथ, या कंपनी कोई रॉन्ग करती है, तो इट हैज़ टू बी सूड इन इट्स ओन नेम, और किसी के नाम पे, प्रमोटर के नाम पे या शेयर होल्डर के नाम पे या डायरेक्टर के नाम पे आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। कंपनी के नाम से ही फाइल करना चाहिए। इवन अगर वहाँ पे कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक अकेले शेयर होल्डर है, तब भी एंटायर शेयर कैपिटल वही होल्ड कर रहा है, तब भी जो है कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। शेयर होल्डर के नाम पे केस नहीं डाला जा सकता है। अब एक और फीचर है कंपनी का, वो है कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट ए नेचुरल पर्सन। वो तो ऑब्वियस फैक्ट है, कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लिविंग बीइंग नहीं है, जीता जागता आदमी नहीं है, ठीक है। तो कंपनी जो है कभी भी एक सिटीजन नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। अब ये सिटीजन का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? कंपनी एक लीगल पर्सन है, एक व्यक्ति है, और पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि सिटीजनशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग पर्सन को ही दिया जा सकता है। सिटीजन कैन हैव नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस, कंपनी कैन ऑल्सो हैव नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस। वो कभी भी सिटीजन नहीं बन सकती है। तो ये नेशनैलिटी और रेसिडेंस कब आती है? जब कंपनी जो है प्रूव करना है कि भाई ये फलाना इंडियन कंपनी है या ये एक ब्रिटिश कंपनी है, तो तब नेशनैलिटी का ज़रूरत होती है। उस नेशनैलिटी और रेसिडेंस को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं? वो प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के आधार पे, या प्लेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सब्सटेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, आर सीट ऑफ द कंपनी कहाँ पे है, उसके आधार पे हम लोग उसके नेशनैलिटी या रेसिडेंस को डिसाइड करते हैं। अब कंपनी जो है नॉट ए सिटीजन, उसका इम्पैक्ट क्या है? कंपनी सिटीजन ना होने की वजह से उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, यहाँ पे आर्टिकल 14 में पर्सन का यूज़ किया गया है। तो नॉट ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, नॉट इवन फॉर द नॉन सिटीजन्स ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, हर कोई आर्टिकल 14 को क्लेम कर सकता है।
प्रॉब्लम कहाँ आती है? आर्टिकल 19 में आती है। आर्टिकल 19 में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही ये फंडामेंटल फ्रीडम्स, जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दिया हुआ है आर्टिकल 19 में, वो अवेलेबल होंगे। तो कंपनी जो है सिटीजन नहीं है, वो तो नेचुरल पर्सन, जीता जागता आदमी नहीं है, तो उसको आर्टिकल 19 अवेलेबल है। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो रिलेवेंट मेजरली कंटेंडेड फ्रीडम्स जो हैं कंपनी से रिलेटेड, वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ये और 19 क्लॉज 1 जी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ये जो है वो बात करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 1 जी जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अब बेनेट कोलमन केस है या आपका जो है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन केस है, ये सारे जितने केसेस हैं उन सब में जब फंडामेंटल राइट्स को क्लेम किया गया था एज ए कंपनी, कोर्ट ने बोला है कि यू आर नॉट ए सिटीजन, यू आर नॉट ए नेचुरल पर्सन, यू आर एन आर्टिफिशियल पर्सन। सो कंपनी जब लीगल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसको आर्टिकल 19 के तहत जो दिया हुआ फंडामेंटल फ्रीडम से वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक वाया मीडिया एक टेक्निक को अपनाया गया है, वो है कि शेयर होल्डर, कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो एक इंटरेस्टेड पार्टी होता है। कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर को लॉस होता है, कंपनी को गेन होता है तो शेयर होल्डर को गेन होता है। इसलिए हमेशा कंपनीज क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर को पहले रखते हैं रिट पिटिशन में, फिर वो लोग पीछे रहते हैं एज ए सेकेंड पार्टी और केस फाइल करते हैं। शेयर होल्डर जो है वो तो आपका हो गया इंडियन सिटीजन होगा, तो ये इंडियन सिटीजन शेयर होल्डर के थ्रू के रिट पिटिशन को फाइल करा के कंपनी इनडायरेक्टली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू ट्रेड को जो गारंटी दिया हुआ है आर्टिकल 19 में उसको क्लेम करती है। अब आते हैं आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में नेचुरल पर्सन ओनली कैन क्लेम, क्योंकि वो लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करती है। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ब्रीथिंग पर्सन नहीं है, तो लीगल पर्सन को आर्टिकल 21 दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि लिविंग पर्सन चाहिए लाइफ। अब आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी एक और कैरेक्टरिस्टिक है कंपनीज एक्ट का। इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं। एक है लिमिटेड कंपनी सिनेरियो। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो शेयर होल्डर का लायबिलिटी जो है उनके शेयर के नॉमिनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद एक्सेप्शन जो है, समटाइम्स बहुत कुछ सर्कमस्टेंसेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है शेयर होल्डर्स का, वो एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस होती है, स्पेसिफिक कंडीशंस में होती हैं। उस सिचुएशंस में लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो लिमिटेड नहीं रहे। अनलिमिटेड कंपनी के सिनेरियो में मेंबर्स जो हैं कंटिन्यू टू बी लायबल टिल ईच पैसा हैज़ बीन पेड ऑफ। अनलिमिटेड लायबिलिटी में जब तक पूरा पैसा नहीं चुकाएगा तो शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी एज मेंबर्स का लायबिलिटी एज इट इज़ रहेगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाला सिनेरियो में लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर शेल बी डिटरमाइंड विद द गारंटी अमाउंट। जितना आपने गारंटी बोला है उतना तक आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने 10,000 रुपये का गारंटी बताया है तो 10,000 रुपये जब तक पे नहीं होगा तब तक आपको उस लॉस में कंट्रीब्यूट करते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये क्या है? सेक्शन 3A में जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के थ्रू इंसर्ट किया गया था, ये बताया गया था कि अगर कोई नॉर्मली क्या है कि एक पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स होना ज़रूरी है, एक प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स होना ज़रूरी है, 1 पर्सन कंपनी में एक मिनिमम 1 पर्सन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी भी सिचुएशन में जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के थ्रू हिसाब से जितना नंबर होना चाहिए कंपनी के मेंबर्स का, अगर वो रिड्यूस हो गया और ऐसे रिड्यूस नंबर के साथ अगर 6 महीने ऐसे ही बिजनेस कैरी किया है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करते हुए, तब जो है अगर कोई लायबिलिटी आ जाती है तो जितने मेंबर्स हैं वो सारे अनलिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर उन लोगों को पूरा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नहीं किए हैं जानबूझ के। जब आपको पता है कि 7 मेंबर्स के नीचे आपको जाना ही नहीं चाहिए, मतलब मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए, तो आप जब 7 मेंबर घट गए हैं, 6 बन गए हैं, 5 बन गए हैं, तो आपको इमीडिएटली उसका रेमेडी करने के बिना वो आप जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप जो लॉस आप उसके वजह से जो लॉस
क्रिएट हो रहा है उसको आपको जब तक लॉस नहीं चुकाओगे तब तक आपको वो लायबिलिटी भुगतना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, एक और कॉन्सेप्ट। सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलती है कि द शेयर्स डिवेंचर्स आर, कोई भी और कोई इंटरेस्ट है या कोई भी मेंबर का कंपनी में जितने हैं वो सारे मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। ये जो है किस तरीके से ट्रांसफ़र करना चाहिए वो सारे आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में दिया हुआ है। अब आते हैं राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर एंड राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले बताया था कि 2013 के पहले सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही ये राइट्स अवेलेबल थे। अभी जो हैं पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी अवेलेबल हैं। व्हाट इज़ राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर? राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर ये है कि जब कोई भी शेयर होल्डर या मेंबर शेयर्स को सेल करना चाह रहा है तो फर्स्ट ऑफर वो जो है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देना चाहिए। कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं उनको देना चाहिए। जब वो लोग रिफ्यूज़ करेगा विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड तभी वो बाहरी आदमी को बेच सकता है। प्राइवेट कंपनी जो है कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन राइट टू ट्रांसफ़र को ऑल टुगेदर निकाल नहीं सकती है। हर किसी के पास, हर कोई मेंबर के पास वो राइट होना ज़रूरी है। हाँ, छोटा मोटे रेस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो, आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो। हालांकि यू कैन नॉट क्रिएट सच ए सिचुएशन दैट ही कैन नॉट एंजॉय हिज राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स इन ए रीज़नेबल मैनर। अब आते हैं परपेचुअल सक्सेशन। एक और फीचर है कंपनी का, वो है कि कंपनी एक बार एस्टैब्लिश होने के बाद वो अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट वाइंडेड अप और रजिस्ट्रेशन इज़ बीइंग कैंसल्ड, वो फॉरएवर कंटिन्यू होता रहेगा। परपेचुअल, हमेशा हमेशा के लिए वो कंटिन्यू होता रहेगा। मेंबर्स के इलनेस या जो है कोई कंपनी का कोई लाइफ टाइम नहीं रहता है कि 10 साल ही ये कंपनी जिएगा, 20 साल ही ये कंपनी जिएगा। मेंबर्स का डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट कंपनी को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं। मेंबर्स आते जाते रहते हैं, कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। अब ऐसे बोला जाता है कि जब युद्ध में सारे कंपनी के मेंबर्स मर गए फिर भी कंपनी सर्वाइव होता ही रहेगा। तो फेमस डायलॉग ये है कि हाइड्रोजन बॉम्ब गिरने पर भी कंपनी मरता नहीं है। और किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट किंग जो है, यहाँ पे किंग इज़ डेड, यहाँ पे एक पर्सन, एक राजा के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग लिव द किंग, यहाँ पे जो किंग का कॉन्सेप्ट है कि इंस्टीट्यूशन, किंग एज एन इंस्टीट्यूशन वो हमेशा रहेगा। किंग, ये किंग नहीं है तो दूसरा किंग आएगा, दूसरा किंग नहीं है तो तीसरा किंग आएगा, लेकिन किंग एज एन इंस्टीट्यूशन विल रिमेन फॉरएवर। अब आते हैं एक और फीचर जो कंपनी का है, वो है कॉमन सील। ये कंपनी का ये कॉमन सील जो है वो कंपनी के सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ये कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका एक एविडेंस होता है ये कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो कंपनी अपने आप चलेगा नहीं। कंपनी के पीछे को ये कुछ नेचुरल पर्सन्स चलाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स चलाते हैं। माइंड कुछ लोगों का, कुछ व्यक्तियों का दिमाग से कंपनी चलती है। कंपनी का अपना दिमाग नहीं होती है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे जितने हैं, ये जो कॉमन सील है वो उसको यूज़ करना है। कंपनी के आइडेंटिटी हो सकता है 10 डायरेक्टर्स हैं, 10 डायरेक्टर्स 10 तरीके के, मतलब 10 तरीके के काम कर रहे हैं। वो सब लोग जो हैं किसके लिए काम कर रहे हैं? कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा? जब वो लोग सब एक कॉमन सील, जो कंपनी का अपना कॉमन सील जो यूज़ करते हैं हर किसी कोई एग्रीमेंट में, तब ये पता चलता है कि ये एग्रीमेंट जो है ये डायरेक्टर लोग कंपनी के बिहाफ में एंटर किए हैं। तो सेक्शन 22 जो कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 है, उसके अंदर सेक्शन 22 के तहत ये दिया हुआ है कि कंपनी में अंडर इट्स कॉमन सील इफ एनी थ्रू जनरल और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एम्पावर एनी पर्सन टू एग्जीक्यूट डीड्स। एक बार कॉमन सील देने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी दे के किसी भी पर्सन को ये पावर दे सकती है कि कंपनी के बिहाफ में वो लोग कोई भी डीड को एग्जीक्यूट करें, कोई भी एग्रीमेंट में एंटर करें, इंडिया में हो या आउटसाइड द इंडिया,
ठीक है। और ये कॉमन सील फर्दर ये प्रोवाइड करती है कि जो डीड साइन किया गया है बाय द अटॉर्नी कंपनी के बिहाफ में, उसको ये सील के अंदर एम्पावर किया गया है, तो कंपनी इज बाउंड ऑन ऑल द डिसीशंस टेकन अप बाय द अटॉर्नी। जो डिसीशन कंपनी वो बंदा लेता है वो सारे चीज़ों को कंपनी अपनाना पड़ेगा। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग आर पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ये कंपनी के जो रियल स्टेटस क्या है, रियल पिक्चर क्या है, उसको समझने के लिए बाहर से देख रहे हैं तो कंपनी अलग है, आप तो आपको क्या समझ में आएगा एक्चुअली पीछे जो बंदा इसको रन कर रहे हैं या जो व्यक्ति इसको रन कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, वो लोग किस तरीके के एक्टिविटी के लिए इसको कर रहे हैं, बाहर से क्या दिख रहा है, अंदर क्या चल रहा है, उसको समझने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ आर पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं। नॉर्मली क्या हो जाता है, एक बाहरी पर्सन जो है के अंदर आने का हक हर किसी को नहीं रहता है, ओनली मेंबर्स को रहता है। तो कोई भी बाहरी आदमी कंपनी के अंदर के चीज़ें देखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है कि ये कंपनी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस में ही आप कंपनी के कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके उसके रियल सिचुएशन को देख सकते हो। माने उसके चीज़ों में, उसके विषयों में इंटरफियर कर सकते हो। वो दो तरीके सिचुएशन है, वो है एक अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, एक है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, अब देखिए सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलती है कि मिस स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है प्रॉस्पेक्टस में और आपको डाउट लग रहा है कि ये कंपनी जो है प्रॉस्पेक्टस में जो बता रही है वो अलग है, वहाँ पे जो हो रही है वो अलग है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये अनट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग जो है कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। फेल्यूर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन मनी लिया गया है और उसके बाद जो है 30 डेज़ के अंदर जो है पैसा वापस नहीं दिया है, तो तब जो है आप कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है कंपनी के अंदर, क्यों वो लोग जो हैं 30 डेज़ के अंदर प्रॉस्पेक्टस इशू करने के 30 डेज़ के अंदर जो है वो लोग एप्लीकेशन मनी को रीपे क्यों नहीं किए हैं। ये दिया हुआ है सेबी के रूल 11 में, कंपनीज प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 में, कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन इशू नहीं किए हैं तो पैसा वापस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम, कंपनी का जो नाम है, ठीक है, हुंडी में, प्रॉमिसरी नोट्स में, बिल ऑफ एक्सचेंज में और बाकी सब में प्रिस्क्राइब किया हुआ है और आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का नाम जो है कुछ गड़बड़ है, नॉट प्रॉपरली मेंशन नहीं है, और चेक के ऊपर जो है आप रियल नेम, कंपनी का रियल नेम नहीं दिए हैं, फॉर एग्जांपल LR एजेंसीज लिमिटेड दिए हैं, L&R एजेंसीज लिमिटेड देना चाहिए था, तो अंड मिसिंग है, ऐसे सिचुएशंस में आप कंपनी के कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 73 और सेक्शन 76, यहाँ पे सेक्शन 73 और 76 के अंदर अगर किसी को कंपनी के बिहाफ में कुछ डिपॉजिट रिसीव करनी है, ठीक है, तो एक्सेप्ट करनी है, तो एक प्रोसीजर दिया हुआ है। अगर कोई उस प्रोसीजर को कंप्लाई नहीं करते हैं और डिपॉजिट को रिसीव करते हैं तो वहाँ पे पनिशमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके कौन है ऐसे किया है, कौन डिसीजन लिया था, इन सबको चीज़ को देख के पनिशमेंट देने के लिए भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। फिर फॉर फैसिलिटेटिंग द टास्क ऑफ एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 210 टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर कोई इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया कंपनी के अफेयर्स को देखने के लिए, तो वो भी जो है उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए वो लिफ्ट कर सकता है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी का, ओनरशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फ्रॉडुलेंट कॉन्डक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट्स, लायबिलिटी फॉर अदर स्टैट्यूट्स, इन सब चीज़ों के लिए आप कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, अगर कोई
टैक्स को अवॉइड करते हुए अपने रेवेन्यू को बचाने के लिए कंपनी के नाम से एसेट्स को ट्रांसफ़र करके फिर कंपनी के लॉस दिखाते हुए जो है एसेट्स को फिर वापस लेना, ये सब जब करते हैं तो उसको जो है उस सिचुएशन में भी लोग जो हैं लिफ्टिंग को कोर्ट ऑर्डर कर सकती है फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट, कोर्ट को लगता है कि कहीं पे फ्रॉड हो रहा है, कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड हो रही है, कुछ कंपनी का एक इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट है, तो उसको भी डील करने के लिए फॉर डिटरमाइनिंग द एनिमी कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी, कैरेक्टर एनिमी कंपनी के एनिमी कैरेक्टर को डील करने के लिए। फिर बाद में फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट, सब्सिडरी कंपनी बना के वो सब्सिडरी कंपनी को प्रिंसिपल कंपनी का एजेंट के हिसाब से जब डील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वेर ए कंपनी एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। फिर बाद में जो सॉलमन एंड सॉलमन कंपनी में जो आर्ग्यू किया गया था कि जब कंपनी शेयर होल्डर्स जो हैं या मेंबर्स जो हैं कंपनी के एजेंट होते हैं, कंपनी कभी भी मेंबर्स और शेयर होल्डर्स का एजेंट नहीं होना चाहिए। जब होती है तो तब कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोर्ट्स ऑर्डर कर सकती है फॉर द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। और इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो रहे हैं तब भी, और कंपनी जो है अवॉइड कर रही है वेलफेयर लेजिस्लेशंस को, और कंपनी जो है इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पसेस को कैरी कर रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, या कंपनी जो है शाम कंपनी है, ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट जो है इंटरफेयर करके लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के डॉक्ट्रिन के तहत कंपनी के अंदर झांक के उसके अफेयर्स को देख सकती हैं। तो इससे हम लोग जो हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट किए हैं। थैंक यू।